अब यह पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग तो इन्वेस्टर्स के लिए उसका इन्वेस्टमेंट्स को अच्छा तरीके से हैंडल करने में मदद कर दिया जाते हैं। ये तो इन्वेस्टर्स के लिए डिजायर्ड असेट एलोकेशन रखने में और उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रिस्क कम करने में, और देखें तो यह स्ट्रैटेजी तो इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट मूवमेंट्स वजह से आने वाले असेट एलोकेशन बदलावों को इफेक्टिवली टैकल करने में भी ये तो ज़्यादा मदद कर दिया जाता है। अगर इन्वेस्टर्स रेगुलरली रीबैलेंसिंग कर दिया जाते हैं तो उसको पता चलता है कि उसका इन्वेस्टमेंट उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर दिया जाता है या नहीं, और उसके लिए लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न्स पाने में भी ये तो ज़्यादा मदद कर दिया जाता है। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग वजह से इन्वेस्टर के लिए क्या महत्व हो सकेंगे और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जिस तरीके से इन्वेस्टर्स रिटर्न को एनहांस कर सकेंगे। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट.in यूट्यूब चैनल। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्यों आवश्यक पड़ती है? पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग तो इसी कारण के लिए कर दिया जाता है क्योंकि समय से समय आपका टारगेट एलोकेशन से आपका इन्वेस्टमेंट मिक्स में बदलाव आ सकेंगे। और देखें तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग तो इसी तरह प्रोसेस होते हैं जिसमें इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो तो ओरिजिनल और डिजायर्ड एसेट एलोकेशन पर रीएडजस्ट कर दिया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो इन्वेस्टर के लिए रिस्क और रिटर्न बैलेंस करने में सही तरीका हो सकेंगे। अब हम देखेंगे एक उदाहरण। अगर आप इनिशियली प्लान कर दिया जाता है कि मैंने 70% स्टॉक में इन्वेस्ट करूं और बाकी होने वाले 30% बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं, लेकिन मार्केट फ्लक्चुएशन होने के कारण आपका 70% स्टॉक तो अब तो 80% ऑफ द पोर्टफोलियो बन चुका है। इसी कारण के लिए आप तो कुछ स्टॉक्स बेचते हुए आप तो रीबैलेंसिंग कर सकेंगे, जिसके वजह से आप तो फिर यह 70-30 रेशियो को मेंटेन कर सकेंगे। रीबैलेंसिंग का मेन पर्पस होता है कि रिस्क मैनेजमेंट, और देखेंगे तो इसके वजह से आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक को एक्सेसिव यूज नहीं होते और वो तो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होने वाले रिस्क को भी ज़्यादा कम कर सकेंगे। और आपके लिए सभी इन्वेस्टमेंट प्लान ट्रैक में रखने के लिए ये तो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होते हैं। अब तो जब रीबैलेंसिंग करना चाहिए, आप एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए यह पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का ऑप्टिमल टाइमिंग तो क्या होता है। अगर देखें तो रीबैलेंसिंग करने के लिए 2 मेन कैटेगरीज ऑफ ट्रिगर्स होते हैं। पहले होते हैं कि इंडिविजुअल आउटकम्स, दूसरे होते हैं कि चेंजिंग माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहले हम इंडिविजुअल आउटकम्स के बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअल आउटकम के लिए 3 मुख्य कारण होते हैं। पहले होते हैं कि फाइनेंशियल माइलस्टोन्स, दूसरे होते हैं कि लाइफ इवेंट्स, तीसरा होते हैं कि रिस्क टॉलरेंस। अब पहले हम फाइनेंशियल माइलस्टोन्स के बारे में बात करते हैं। जब इन्वेस्टर फाइनेंशियल गोल्स के आसपास होते हैं उस समय वो तो रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान रखकर वो तो रीबैलेंसिंग करने की आवश्यक पड़ती है। और यही समय ज्यादा इन्वेस्टर्स तो रिस्की इन्वेस्टमेंट से उसका फंड्स को निकालते हुए सेफर इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। दूसरे होते हैं कि लाइफ इवेंट्स। इसमें देखें तो अगर आप नए नौकरी ज्वाइन कर दिया जाते हैं और आपका परिवार तो ज्यादा हो चुका है, यही समय में आप तो आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बदलने की आवश्यक पड़ती है और ये भी आपका फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को इम्पैक्ट कर सकेंगे। तीसरा होता है कि रिस्क अपडेट। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस में कोई भी बदलाव आए तो अगर आपका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा हो चुका है और आपका रिस्क टॉलरेंस कम हो चुका है, अगर आपका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा हो चुका है तो आप तो इसी तरह रीबैलेंसिंग करना चाहिए, जिसके वजह से आप तो ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर दे सकें जो आपके लिए ज्यादा अच्छा रिटर्न्स कमाने में मदद कर दिया जाते हैं। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस तो कम हो चुका है तो यही समय आप तो कैपिटल प्रिजर्वेशन पर ध्यान देते हुए सेफर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि चेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अगर मार्केट करेक्शन आए तो इन्वेस्टर के लिए एसेट क्लास परफॉर्मेंस और सेक्टर पर निर्भर होते हुए वो तो मार्केट कंडीशन और रिस्क टॉलरेंस पर ध्यान देते हुए रीबैलेंसिंग करने की आवश्यक पड़ती है। और अगर मार्केट वैल्यूएशन बदल कर दिया जाते तो उसको पता चलता है कि जो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होते हैं और जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड होते हैं, उसी तरीके से वो तो उसका इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। इन्वेस्टर के लिए क्यों रीबैलेंसिंग करना, उसी तरीके से जब आप तो रीबैलेंसिंग करना उसके बारे में जानकारी होने की जरूरत पड़ती है और इसी तरीके से इन्वेस्टर के लिए रीबैलेंसिंग का आइडियल फ्रीक्वेंसी के बारे में भी जानकारी होने की जरूरत पड़ती है। अब अगले हम देखें कि रीबैलेंसिंग का आइडियल फ्रीक्वेंसी तो क्या होता है। अब ये रीबैलेंसिंग आइडियल फ्रीक्वेंसी तो क्या होते हैं? अगर आप देखें तो वॉन्गर्ड टीम ने एक रीसेंट रिसर्च पेपर को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है और इसमें तो 3 कॉमन मेथड्स तो लिखा कर दिया जाता है। जब हम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में बातचीत कर दिया जाता है तो ये 3 कॉमन मेथड्स को अपलोड कर सकेंगे। पहले होते हैं कि कैलेंडर बेस्ड ट्रिगर, दूसरा होते हैं कि थ्रेशोल्ड बेस्ड ट्रिगर और तीसरा होते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब पहले हम कैलेंडर बेस्ड ट्रिगर के बारे में बात करते हैं।
अब ये मेथडोलॉजी में देखें तो इन्वेस्टर के लिए सेट शेड्यूल जैसे एनुअल मोड में पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने की आवश्यक पड़ती है। अगर इन्वेस्टर के लिए टारगेट एलोकेशन से कोई भी बदलाव आए तो उसके लिए ज़्यादा खर्च करने की आवश्यक पड़ती है और इसमें तो एडिशनल फंड्स भी रेडीली अवेलेबल नहीं होते हैं। और देखें तो कैपिटल गेन पर होने वाले टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में भी अब तो ध्यान देने की आवश्यक पड़ती है। अब अगले होते हैं कि थ्रेशोल्ड बेस्ड ट्रिगर। अब यह स्ट्रैटेजी में देखें तो इन्वेस्टर के लिए अगर उसका पोर्टफोलियो का टारगेट एलोकेशन थोड़ा से बदलाव आए तो हम अज्यूम करते हैं कि 5%। यह मेथड में देखें तो इन्वेस्टर के लिए डेली मॉनिटरिंग करने की आवश्यक पड़ती है जो ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए इम्प्रैक्टिकल होते हैं। और यह मेथडोलॉजी से इन्वेस्टर के लिए स्मॉलर थ्रेशोल्ड ही होते हैं और इसका ट्रैकिंग एरर भी कम पड़ती है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट खर्च करने की आवश्यक पड़ती है। अब अगले हम कैलेंडर बेस्ड और कि थ्रेशोल्ड बेस्ड रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। यह स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टर के लिए दोनों मेथड्स को भी उपयोग करने की आवश्यक पड़ती है। इन्वेस्टर तो कैलेंडर पर निर्भर होते हुए सेट इंटरवल्स में पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने की आवश्यक पड़ती है और जब टारगेट एलोकेशन से कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज में बदलाव है तो भी उस पर ध्यान रखते हुए इन्वेस्टर तो यह स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यह तो सही मेथडोलॉजी होते हैं। इन्वेस्टर प्रेफरेंस पर ध्यान रखते हुए और उसका मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ पर ध्यान रखते हुए वो तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और ये तो इन्वेस्टर का ट्रैकिंग एरर्स और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी कम कर सकेंगे। यह चार्ट तो इंडिकेट करते हैं कि जिस तरीके से कैलेंडर थ्रेशोल्ड कॉम्बिनेशन अप्रोच इन्वेस्टर के लिए इफेक्टिव रीबैलेंसिंग करने में मदद कर दिया जाते हैं और इसमें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स कंसिडरेशन के बारे में भी यह चार्ट तो आपको जानकारी देते हैं। अब यह सवाल तो इन्वेस्टमेंट सर्कल में ज़्यादा बार तो पूछ कर दिया जाता है कि जिस तरीके से पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग तो रिटर्न्स को एनहांस कर सकेंगे। इसके लिए कोई भी डेफिनेट जवाब नहीं होते, लेकिन हमने पहले ही बताया ना, जिस तरीके से अगर इन्वेस्टर कैलेंडर और की थ्रेशोल्ड बेस्ड ट्रिगर्स को उपलब्ध कर दिया जाते तो वो तो इफेक्टिव रीबैलेंसिंग कर सकेंगे और वो तो मार्केट वॉलीटिलिटी में होने वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी उपयोग कर सकेंगे। अब इसको अच्छा तरीके से समझने के लिए अब हम देखेंगे एक उदाहरण। अगर आपने इनिशियली आपके पोर्टफोलियो में 60:40 इक्विटी डेप्ट रेशियो में इन्वेस्ट कर दिया जाता है फरवरी 2020 में और मार्च में देखेंगे तो मार्केट में करेक्शन आने के कारण आपका इक्विटी एलोकेशन तो 45% तक नीचे गिर गए और ये तो सिग्निफिकेंट डिविएशन होते हैं और इसी कारण के लिए अब तो इसको 60-40 रिस्टोर करने में रीबैलेंसिंग कर दिया जाते हैं और जब आप इसी तरह कर दिया जाते हैं तो आप तो मार्केट डिप की फ़ायदा लेते हैं। इसके मतलब होते हैं कि आप तो कम प्राइस में ज़्यादा यूनिट्स खरीद कर दिया जाते हैं और आप तो रिस्क को भी इफेक्टिवली मैनेज कर दिया जाते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट आउटकम्स को भी अब तो ज़्यादा तरीके से एनहांस कर दिया जाता है। सिनेरियो 2 होता है कि आप तो बुल रन पीक दिसंबर 2022 में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। दिसंबर 2022 में देखें तो ज़्यादा बुलिश फेस होता था, इसी कारण के लिए आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा तरीके से ऊंची बढ़ गई। अब आपका एलोकेशन होते है कि 75:25। अगर देखें तो 75% इक्विटी होने के कारण आपको रीबैलेंसिंग करने की आवश्यक पड़ती है। इसी कारण के लिए आप तो कुछ पोर्शन ऑफ इक्विटीज़ को बेचते हुए स्टेबल इंस्ट्रूमेंट जैसे डेब्ट फंड्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब देखेंगे एक उदाहरण। निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क G-Sec इंडेक्स जो अगर देखें तो दिसंबर 2022 में देखें तो ये तो 10% इंक्रीज हो चुका है अगले साल में, जिसके वजह से वो तो निफ्टी CAGR को भी आउट परफॉर्म कर दिया जाते हैं। ये दोनों उदाहरण आपको समझने में मदद कर दिया जाते हैं कि जिस तरीके से पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग आपको मार्केट रिटर्न्स कमाने में मदद कर दिया जाते हैं। ये सिनेरियो तो हमेशा रिपीट नहीं होते, लेकिन की टेक अवे तो यही होते हैं। अगर आप रीबैलेंसिंग नहीं कर दिया जाते तो आपके लिए कम रिटर्न्स ही होते हैं। अगर आप रीबैलेंसिंग कर दिया जाते तो आपके लिए रिटर्न्स के साथ ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यह वीडियो से आप तो ये कंक्लूजन लेना चाहिए, इन्वेस्टर के लिए डायनामिक फाइनेंशियल मार्केट्स को नेविगेट करने में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग तो एक स्ट्रैटेजिक टूल होते हैं और इसमें देख तो इन्वेस्टर के लिए मार्केट डाउनटर्न से भी वो तो फ़ायदा ले सकेंगे और बुलिश पीरियड में वो तो गेन्स को भी ज़्यादा तरीके से मैक्सिमाइज कर सकेंगे। और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग वजह से इन्वेस्टर तो यही इंश्योर कर सकेंगे कि अगर का इन्वेस्टमेंट रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पर निर्भर होते हुए कर दिया जाते हैं। और देखें तो हम देखने वाले ये सभी उदाहरण आपको दिखाते हैं कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना महत्व हो सकेंगे और मार्केट फ्लक्चुएशंस को टैकल करने में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग तो ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। यही ये वीडियो आपको दिखाते हैं और आप
तो रेगुलर रिव्यू करने की आवश्यक पड़ती है, जिसके वजह से आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव करने के लिए आपको ट्रैक में रहने में ये तो ज़्यादा मदद कर दिया जाते हैं। अगर देखते तो फाइनेंशियल लैंडस्केप तो ज़्यादा तरीके से एवॉल्व कर दिया जाता है। इसी कारण के लिए आप तो रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजिक टूल को जुडिशियसली यूज़ करने की भी आवश्यक पड़ती है, जिसके वजह से आपको लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स कमाने में मदद कर दिया जाते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग विषय के बारे में और भी फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।